18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट, यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। दुकानदार ने काउंटर पर रखी लाल तलवार को देखा और कड़वी मुस्कान के बिना नहीं रह सका। युवा मास्टर, ओह युवा मास्टर, आपने वास्तव में मुझे एक कठिन समस्या दी है। फैंग शाओ ये सुनकर उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक सका, ऐसा कैसे? ये तो बस एक तलवार है। लिंगलोंग मंडप और यूंजियन मंडप दोनों को इसे संभालना आसान होना चाहिए, है ना? साधारण तीखे हथियार स्वाभाविक रूप से संभालने में आसान होते हैं, लेकिन ये रक्त शोधन तलवार है, जो उस समय के राक्षसी संप्रदाय के 4 राक्षसों में से एक, ज़ुई की निजी तलवार है। इस तलवार में अत्यधिक भारी दुष्ट क्यूई है। यदि इसे बहुत देर तक पकड़े रखा जाए, तो व्यक्ति का मन अनिवार्य रूप से इसके नियंत्रण में आ जाएगा। यह एक वास्तविक राक्षसी हथियार है। हालांकि हमारे बड़े मालिक को तीखे हथियार इकट्ठा करने का शौक है, इस तरह के राक्षसी हथियार को संग्रहणीय के रूप में नहीं रखा जा सकता, इसे केवल कहीं दबाया जा सकता है। फैंग शाओ बहुत निराश हुआ। तो न तो लिंगलोंग मंडप और न ही यूंजियन मंडप इस रक्त शोधन तलवार को खरीदेगा। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद दुकानदार ने कहा, युवा स्वामी, मेरी सीधी बात को क्षमा करें। ये रक्त शोधन तलवार एक गर्म आलू है। इसे रखना अच्छा नहीं है और इसे कहीं फेंक देना भी अच्छा नहीं है। इसलिए ये तलवार, मुझे डर है कि मुझे पहले बड़े मालिक से निर्देश मांगने होंगे और उनके कहने के बाद ही मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा। फैंग शाओ जानता था कि दुकानदार जिस बड़े मालिक की बात कर रहा था, वह यूंजियन मंडप का मंडप स्वामी लिन फैंगटियन था। फैंग शाओ ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं दुकानदार को परेशान करूंगा। आज जो सामान मैंने खरीदा है, उसे अभी उधार पर दे देते हैं। अगर यूंजियन मंडप ये तलवार खरीदने को तैयार हो जाए, तो इसी तलवार से बिल चुका देना। अगर नहीं, तो अगली बार आने पर मैं बिल चुका दूंगा। तुम क्या सोचते हो? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, तो फिर हम वही करेंगे जो युवा मास्टर कहेंगे। फैंग शाओ ने खरीदी गई वस्तुओं को अपने स्टोरेज रिंग में रखने के बाद अलविदा कहा और चले गए। लिंगलोंग मंडप से निकलकर फैंग शाओ बगल वाले रेस्टोरेंट में चला गया। छोटी बच्ची अभी तक नहीं आई थी। शायद उसे किसी वजह से देर हो गई थी, या शायद वह आएगी ही नहीं। फैंग शाओ ने तय किया कि वह 2 घंटे यहीं उसका इंतजार करेगा, और अगर वह नहीं आई तो वह हार मान लेगा। फैंग शाओ ने एक बर्तन में शराब और एक डिश मंगवाई, फिर दूसरी मंजिल पर एक खिड़की वाली सीट ढूंढी और बैठ गया। छोटी बच्ची का इंतजार करते हुए उसने कुछ दिनों बाद बिफांग मैदानों की अपनी यात्रा की योजना बनानी शुरू कर दी। बिफांग मैदानों को 10 निषिद्ध भूमियों में से एक माना जाता है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से कोई छोटी बात नहीं है। ज्यादातर लोग, प्रवेश तो दूर, अगर बहुत पास भी आ जाएं तो आसानी से जलकर राख हो जाएंगे। फिर भी फैंग शाओ अपने कनिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन को बिफांग मैदानों में गहराई तक ले जाने वाले थे और बिफांग वृक्ष के नीचे खुदाई करके बिफांग ज्वाला का स्रोत भी ढूंढने वाले थे। फैंग शाओ यह नहीं कह सकते थे कि इस प्रक्रिया के दौरान कोई दुर्घटना घटेगी या नहीं, इसलिए उन्हें जरूरत पड़ने पर कमोबेश कई उपकरण साथ लाने पड़े। बिफांग मैदानों की यात्रा को हल्के में नहीं लिया जा सकता, अन्यथा इसका परिणाम पूरी तरह से विनाश हो सकता था। अनजाने में ही 1 घंटा बीत गया और छोटी लड़की अभी तक नहीं पहुंची थी। फैंग शाओ ने खिड़की के बाहर सड़क की ओर देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि इस बार उसने गलत अनुमान लगाया था। वह सोच ही रहा था कि अचानक सड़क पर शोर मच गया। राहगीर 2-2-3-3 की संख्या में इकट्ठा हो गए, एक ही जगह की ओर इशारा करते हुए अंतहीन बातें करने लगे। वह जगह फैंग शाओ के ब्लाइंड स्पॉट में थी, इसलिए उसे ठीक से पता नहीं चला कि क्या हुआ था। लेकिन किसी कारण से फैंग शाओ को अपने हृदय में एक हल्की सी बेचैनी महसूस हुई। एक साधक होने के नाते, साधना मार्ग स्वर्ग और मनुष्य की एकता पर जोर देता है, इसलिए अक्सर किसी के हृदय में बेचैनी की भावना निराधार नहीं होती, बल्कि इस बात का संकेत होती है कि कुछ घटित होने वाला है।
इसलिए फैंग शाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत नीचे की ओर कदम बढ़ाया और सीधे उस दिशा में चल पड़े जिस ओर पैदल यात्री इशारा कर रहे थे। वहां पहुंचने से पहले ही उसने दूर से एक छोटी सी आकृति को जमीन पर रेंगते हुए देखा, जिसके पीछे लाल रंग का एक निशान था। लाल रंग दर्जनों मीटर तक फैला हुआ था। उसे नहीं पता था कि इस छोटी सी आकृति ने कितना खून बहाया होगा, लेकिन उस छोटे से शरीर पर मानो कोई जुनून सवार था। हालांकि उसकी गति कछुए की रेंगने से भी धीमी थी और भले ही हर इंच चलने के लिए उसकी पूरी ताकत लगती थी, फिर भी उसकी हरकतें एक पल के लिए भी नहीं रुकती थीं। फैंग शाओ ने तुरंत पहचान लिया कि यह आकृति छोटी लड़की थी। बिना सोचे समझे वह हवा की तरह छोटी लड़की की ओर दौड़ा, उस पर लगी धूल और गंदगी की परवाह किए बिना उसे उठाया और फिर एक औषधीय गोली निकालकर उसके मुंह में डाल दी। छोटी बच्ची पहले से ही बेहोश थी, बस अपने जुनून के सहारे इतनी दूर रेंग कर आई थी। जब फैंग शाओ ने उसे उठाया तो उसे आखिरकार थोड़ी सी चेतना आई। ये साफ साफ देखने के बाद कि उसे कौन पकड़े हुए है, उसने तुरंत मुंह बनाया और वाह कहकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे खेद है दाता, मैं पहले पहुंचना चाहती थी। मुझे खेद है, मेरा अपना वादा तोड़ने का इरादा नहीं था। छोटी लड़की ने रोते हुए फैंग शाओ को समझाया। फैंग शाओ का चेहरा पानी की तरह शांत था और उसने शांत स्वर में कहा, ये ठीक है, मैंने इसे देखा है। तुम बहुत अच्छे हो, इतनी गंभीर चोटों के बावजूद तुम फिर भी नियुक्ति के लिए आए। तुम एक अच्छे बच्चे हो। छोटी बच्ची को दवा की गोली खिलाने के बाद फैंग शाओ ने तुरंत उसके शरीर की जांच की। जांच करने पर फैंग शाओ गुस्से से भर गया। बच्ची को जोरदार वार से कई चोटें आई थीं, जिससे साफ जाहिर था कि उसे घूंसे और लात घूंसे मारे गए थे। उसकी 3 हड्डियां टूटी थीं, जिनमें 2 पसलियां और एक पिंडली की हड्डी शामिल थी। उसके माथे, पीठ और पेट के निचले हिस्से पर एक बड़ा घाव था और पेट का घाव खासा गंभीर था। अगर समय रहते खून बहना बंद नहीं किया जाता तो बच्ची ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाती। इसके अलावा एक और खोज हुई जिसने फैंग शाओ को बहुत आश्चर्यचकित किया। ये छोटी लड़की वास्तव में एक लड़की थी। हालांकि क्योंकि बच्ची बहुत छोटी और कुपोषित थी, उसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। यही कारण था कि फैंग शाओ ने पहले उसे लड़का समझ लिया था। वह बच्ची को गोद में उठाकर पैदल चलने वालों की हैरानी भरी निगाहों के बीच लिंगलोंग मंडप की ओर दौड़ा। दुकानदार फैंग शाओ को वापस आते देख बहुत हैरान हुआ। बच्ची को गोद में देखकर दुकानदार तुरंत समझ गया और उसने क्लर्क को निर्देश दिया, जल्दी करो, जाओ और किसी डॉक्टर को बुलाओ। औषधीय गोली का असर हुआ और छोटी बच्ची गहरी नींद में सो गई। फैंग शाओ ने जख्मी छोटी बच्ची को देखा और उसके मन में वह दृश्य याद आ गया जब उसने 7 साल पहले लिन शियाओरान को पहली बार देखा था। उस समय लिन शियाओरान भी लगभग वैसा ही था। आखिरकार यह एक जुबानहुआन दुनिया थी जहां इंसानी जान घास जितनी सस्ती थी, जिससे आधुनिक समाज में पले बड़े फैंग शाओ को बेहद असहजता महसूस हुई। वह खुद को उद्धारकर्ता नहीं मानता था और सबको नहीं बचा सकता था, लेकिन अगर उसने ये देखा भी तो भी वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फैंग शाओ ने गहरी सांस ली और दुकानदार से कहा, दुकानदार, कृपया मेरे लिए इस बच्चे का ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। दुकानदार ने सिर हिलाया, चिंता मत करो युवा मालिक, हम इस बच्चे की देखभाल करेंगे। लिंगलोंग मंडप छोड़ने के बाद फैंग शाओ की आंखों में हत्या का इरादा अनियंत्रित रूप से बढ़ गया। इतने छोटे बच्चे पर भला कौन हाथ उठाएगा? क्या ये इंसान है? ये तो जानवर है, जानवर से भी बदतर। यदि मैं इसे नहीं संभालूंगा तो मेरे विचार स्पष्ट नहीं होंगे। फैंग शाओ ने छोटी बच्ची द्वारा छोड़े गए खून के निशान का पीछा किया। लगभग 200-300 मीटर चलने के बाद वह एक दवाखाने के प्रवेश द्वार पर रुक गया। ये खून के निशान का अंत था। वह फार्मेसी में गया, काउंटर पर आया और दवा बांटने वाले क्लर्क से पूछा, क्लर्क, मेरे पास आपसे एक सवाल है। क्लर्क ने देखा कि फैंग शाओ के कपड़े भले ही थोड़े गंदे और अस्त व्यस्त थे, लेकिन उनका पहनावा बहुत ही उत्तम था, जिससे पहली नजर में ही पता चल गया कि वह कोई साधारण परिवार का युवा स्वामी नहीं था। उसने झट से पूछा, माननीय अतिथि, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फैंग शाओ ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए पूछा, अभी अभी यहाँ क्या हुआ? यहाँ इतना खून क्यों है? क्लर्क ने यह सुनकर आह भरी और कहा, हाय, यह एक दयनीय कहानी है। एक छोटी लड़की थी जिसका छोटा भाई बीमार था और वह दवा लेने के लिए पैसे लेकर आई थी। लाइतोसान और उसके गिरोह ने उसे देखा और जोर देकर कहा कि छोटी लड़की के पैसे उनसे चुराए गए हैं और उससे उसे वापस देने की मांग की। छोटी लड़की ने इनकार कर दिया, इसलिए उन्होंने उसे लात घूंसे मारे, लगभग पीट पीट कर मार डाला और उसके पैसे भी छीन लिए। फैंग शाओ ने पूछा, क्या किसी ने कुछ नहीं किया? इतने सारे लोग आसपास थे, क्या वे बस उन्हें अपराध करते हुए देख रहे थे? हालांकि क्लर्क ने हंसते हुए कहा, सम्माननीय अतिथि शहर के बाहर से ही होंगे, है ना? उस लाइतोसान का एक भाई है जो, मैंने सुना है, ताइबेई संप्रदाय में शामिल हो गया है और तीसरी शाखा का एक सच्चा शिष्य भी है। इस वजह से लाइतोसान का रुतबा बढ़ गया है और वह अपने भाई के नाम पर भरोसा करके हर जगह परेशानी खड़ी कर रहा है।
उसका भाई भविष्य में अमर बन जाएगा, हम नश्वर लोग उसे कैसे नाराज कर सकते हैं। इसलिए हम सभी जितना हो सके उससे बचते हैं। फैंग शाओ ने भौहें चढ़ाईं और कहा, भले ही उसका एक भाई ताइवेई संप्रदाय का शिष्य हो, फिर भी आपको उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका भाई संप्रदाय के नियमों की अवहेलना करे और आम लोगों के खिलाफ मनमाने ढंग से काम करे? ताइवेई संप्रदाय के 7 प्रमुख नियम हैं। 1. गुरुओं को धोखा न दें या पूर्वजों का नाश न करें। 2. साथ ही शिष्यों को नुकसान न पहुंचाएं। 3. राक्षसी मार्ग से सांठ-गांठ न करें। 4. कमजोरों को धमकाएं नहीं। 5. लापरवाही से काम न करें। 6. फिजूल खर्ची और व्यभिचार में लिप्त न हों। 7. चोरी या डकैती न करें। अगर कोई ताइवेई संप्रदाय का सदस्य इस मामले में बदला लेना चाहता है, तो यह चौथे नियम का उल्लंघन होगा, जिसके लिए आत्मचिंतन के लिए 1 महीने के कारावास की सजा हो सकती है। अगर इसके परिणामस्वरूप मृत्युदंड होता है, तो सजा को 10 साल तक बढ़ा दिया जाएगा, साथ ही 100 बेंत की मार भी दी जाएगी। मूलतः ताइवेई संप्रदाय में ये नियम नहीं थे। फैंग शाओ ने इन्हें अपने पिछले जन्म में पढ़े गए वुजिया उपन्यासों के आधार पर तैयार किया था। इन नियमों को स्थापित करने का उद्देश्य ताइवेई संप्रदाय की छवि को ईमानदार और धर्मी बनाना था। जैसा कि कहावत है, आड़ू और बेर बोलते नहीं, फिर भी उनके नीचे एक रास्ता बन जाता है। जब तक ताइवेई संप्रदाय अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखेगा, तब तक वह स्वाभाविक रूप से धर्मी हृदय वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इतना ही नहीं, एक अच्छी प्रतिष्ठा वाला संप्रदाय उन तथाकथित साथी ताओवादियों को भी रोक सकता है, जो जनता की राय की अवहेलना करते हुए उसके विरुद्ध कार्य करने का साहस रखते हैं। बेशक, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि षड्यंत्र से भरे माहौल की तुलना में फैंग शाओ ने ऐसे सामंजस्यपूर्ण माहौल वाले संप्रदाय को प्राथमिकता दी। फिर क्लर्क ने हाथ हिलाया और कहा, हम माननीय अतिथि, आपको इसका आधा भी पता नहीं है। लाइतोसान का वह भाई भी कोई आसान चरित्र नहीं है। ताइवेई संप्रदाय में शामिल होने से पहले उसका भाई अक्सर उन्हें हर जगह परेशानी पैदा करने के लिए ले जाता था। बात बस इतनी है कि उस समय उनके पास कोई समर्थन नहीं था, इसलिए वे थोड़े अधिक संयमित थे। लेकिन अब, हे फैंग शाओ ने यह सुनकर विचारमग्न होकर पूछा, क्या आपके कहने का मतलब यह है कि यदि आपने प्रतिरोध करने का साहस किया, तो उसका भाई लाइतोसान और उसके गिरोह के लिए खड़ा हो जाएगा? क्लर्क ने आह भरी, मैं उस लड़के के बारे में जितना जानता हूं, उसके अनुसार यह बहुत संभव है। वह हमेशा से ही एक अविवेकी व्यक्ति रहा है और वह हमेशा ऐसी बकवास करता रहता है, जैसे 30 साल नदी के पूर्व में, 30 साल नदी के पश्चिम में, गरीबी में जी रहे किसी युवक को मत सताओ। वह अब नदी के पश्चिम वाले चरण में है और हम लोग कष्ट झेल रहे हैं। ये सुनकर फैंग शाओ अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। लाइतोसान के शपथबद्ध भाई का नाम क्या है? क्लर्क ने एक पल सोचा और कहा, मैं केवल ये जानता हूं कि उसका उपनाम ये है, मुझे नहीं पता कि उसका असली नाम क्या है। लेकिन मैंने सुना है कि ताइवेई संप्रदाय में शामिल होने के बाद उसने अपना नाम बदलकर ये चेन रख लिया है। फैंग शाओ ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि संप्रदाय के अनुशासन संबंधी मुद्दे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।